हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी में जो मेरा पार्ट चल रहा है, आज मेरा 12 पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी हम थ्योरी के 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका पूरा डिजिटल ख़त्म है। ठीक है, डिजिटल में फिर आधा पार्ट बाकी है, मतलब कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा चुका, सिक्वेंशियल बाकी है। सिक्वेंशियल को मैं पढ़ा दूंगा एनी टाइम कभी भी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैंने शुरू किया। पहले आपको एरर एनालिसिस पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद मैंने सीआरओ की क्लास दी, आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज की जो मेरी क्लास है वो आपके इंस्ट्रूमेंट में है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम डैम्पिंग मेथड के बारे में जानेंगे और टार्क के बारे में जानेंगे कि टार्क के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज अच्छे से एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंस्ट्रूमेंट में हम एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो देखने से ही आपको लगेगा कि मेरा इंस्ट्रूमेंट का लगभग 90% कवर हो गया आज के वीडियो से ही। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की क्लास की। इसके पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं आज की क्लास में। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो मेरा क्या है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा कितने प्रकार का होता है पहले उसको हम जानते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है हमें यहाँ पे मेजरमेंट में वो पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये हमारे, एक तो हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है और एक मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है इसे ये बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट दोस्तों मेरा क्या होता है कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो लैब में इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जो प्रयोगशालाओं में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से हम कंपेयर करके अदर इंस्ट्रूमेंट को ही बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कोई अदर इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, इन्वेंशन करनी है, तो हमारा जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से हम कंपेयर करके ही अदर इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। तो क्या होता है कि आइडियल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो उसे, कि एक आइडियल होता है। इसी की तरह हम अदर इंस्ट्रूमेंट को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेबोरेटरी में होते हैं, जो लैब में, जो प्रयोगशालाओं में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बाकी अभी इसके बारे में हम डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा होता है, हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग होते हैं और डिजिटल होते हैं। तो हम बात किसी करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारा जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक होता है मेरा डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है हमारा नल डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है हमारा रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि इसमें हम अगर वैल्यू को मेजर करते हैं तो ओनली हमको डिस्प्ले पे दिखाई देता है, ओनली इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को मापते हैं तो हमको रीडिंग जो दिखाई देती है उसको ओनली डिस्प्ले होती है, इसलिए बोला जाता है इसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारा वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, ओमीटर हो गया, ये सब क्या हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये स्क्रीन पर सब दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है कि ये हमारा होता है, इसमें हम स्टोर भी करते हैं।
ठीक है, डिस्प्ले भी करते हैं और इसको हम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो रीडिंग होती है वो रीडिंग को हम ऐड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और ठीक है और स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जैसे हमारा एनर्जी मीटर होता है, तो एनर्जी मीटर मेरा क्या होता है, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं दोस्तों, सॉरी, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। निम्न में से कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है एनर्जी मीटर। ठीक है, तो एनर्जी मीटर इसे बोलते हैं, एम्पियर आवर मीटर बोलते हैं या किलोवाट आवर मीटर बोलते हैं एनर्जी मीटर को। तो ये जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रिगार्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारा रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो बोलते हैं रिकॉर्ड करना, ठीक है, इसमें क्या होता है, डाटा को हम डिस्प्ले तो करेगा ही, ठीक है, डिस्प्ले के साथ साथ इसको हम क्या करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए होता है हमारा क्या, ये हमारा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी इसको हम आगे और डिटेल में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की। तो इसकी थ्योरी दी हुई, इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह मापन सबसे सरल रूप है। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट होता है ये मापन का सबसे सरल रूप होता है। लंबाई अथवा दूरी का मापन, पदार्थों के द्रव्यमान ज्ञात करना या वस्तुओं को गिनना आदि प्राथमिक मापन के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। यदि प्राथमिक मापन में प्रयुक्त यंत्र प्राथमिक मापन यंत्र कहलाते हैं। मतलब जो प्राथमिक मापन में जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को मापने के लिए प्रयोग किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। इस मापन की यह विशेषता है कि इसके लिए मापी जाने वाली राशि के स्वरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो हमको इंस्ट्रूमेंट मापना है, उस इंस्ट्रूमेंट को मापने के लिए जो मान लो किसी चीज़ को हमको मापना है तो उसकी जो राशि होती है उसको परिवर्तित करने या चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसमें खास बात है। ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त यंत्र भी प्राथमिक स्तर के होते हैं। तो इन सब के मापन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्या होते हैं, प्राइमरी लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी थी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। दोस्तों हमारा क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि प्राथमिक मापन द्वारा कई राशियों का यथार्थ मान संभव नहीं था। ठीक है, ये होता है कि मेरा नेक्स्ट वर्जन कब आता है कि अगर मेरे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें जो कोई कमियां होती हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, चेंज करके हम नेक्स्ट वर्जन लेके आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई किस राशियों का ही जो कई प्रकार की राशियाँ थी उनका यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता था। तो ठीक है, तो यथार्थ मापन के लिए विभिन्न अन्य सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मतलब एक्यूरेसी की यथार्थ मापन के लिए हमें अनेक सिद्धांत या अनेक प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द्वितीयक मापन में अप्रत्यक्ष मापन विधि से बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, अप्रत्यक्ष मापन विधि उपयोग में लाई जाती है। इस मापन विधि में राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता था। प्राइमरी में क्या होता था कि वहाँ पे राशियों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जाता था, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे राशियों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, परिवर्तन किया जाता है तो मापन के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र भी उस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, जब हम उनकी मापन विधियों में राशियों के स्वरूप में परिवर्तन करेंगे तो मापन के लिए जो प्रयोग होने वाले यंत्र होंगे तो उस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो जिन्हें राशि के पदों में अनुमानित या कैलिब्रेटेड किया जाता है। ठीक है, तो मापन के लिए प्रयोग होने वाले यंत्र भी उस सिद्धांत पर आधारित होते हैं जिन्हें राशि के पदों में अनुमापित या कैलिब्रेटेड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हमारा धारा मापी है, ठीक है, या हमारा विभव मापी है, वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा वाट आवर मीटर है, एनर्जी मापन के लिए हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे क्या, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर्ड क्वांटिटी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमको कौन सी क्वांटिटी मेजर करनी है उसके आधार पर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर भी हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, मेजर्ड क्वांटिटी के आधार पर। यदि हमको करंट मापना होगा तो वहाँ पर हम एमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि हमको वोल्टेज मेजर करना होगा तो वहाँ पर हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। यदि हम रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा तो हम ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। यदि हमको पावर का मेजर करना होगा तो हम वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। यदि हमको एनर्जी को मेजर करना होगा तो एनर्जी के लिए हम एनर्जी मीटर का प्रयोग करेंगे। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारी मेजर्ड क्वांटिटी के आधार पर, मतलब मापी जाने वाली राशि के आधार पर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किए हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आए हैं, हमारे एमीटर आए हैं, वोल्ट मीटर आए हैं, ओम मीटर आए हैं, वाट मीटर आए हैं और एनर्जी मीटर आए हैं। ठीक है, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इन टाइप को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन टाइप को ही ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर वो टाइप के आधार पर ही पूछेगा। ठीक है, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा करंट मापी है, तो आपको बता रहा होगा सर एमीटर है। कौन सा वोल्ट मापी है, वोल्ट मीटर है। कौन सा रजिस्टेंस मापता है, ओम मीटर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मेजर्ड क्वांटिटी के आधार पे हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर। ठीक है, कार्य सिद्धांत के आधार पर हम कैसे इंस्ट्रूमेंट को माप सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करेगा उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप दो प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर कौन से इंस्ट्रूमेंट कार्य करते हैं हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारा इंडक्टिव एंड हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि इंडक्टिव और हीटिंग इफेक्ट पे कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट कार्य करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरा वर्क करता है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल के आधार पर वर्किंग। ठीक है, डिवीजन। इसके अलावा हमारा क्या था, मेजर्ड क्वांटिटी के आधार पर डिवीजन। ये दोनों डिवीजन हो गए। हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारे कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर उठाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और नल टाइप। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं या हमारे नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू देखते हैं। तो ओवरव्यू में क्या है कि हमारा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, क्या होता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ओनली डिस्प्ले करता है। इसमें ओनली डिस्प्ले होता है, नो स्टोरिंग, मतलब ये डाटा को स्टोर नहीं करता है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके अंतर्गत, हमारा PMMC आएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आएगी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आएगा हमारा, और ओम मीटर आएगा। ठीक है, ये सब क्या आएंगे हमारे, ये आएंगे हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या करेंगे कि आप मापोगे इनके माध्यम से, तो आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पर आपकी जो रीडिंग होगी वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, यदि हम इसके माध्यम से हम वोल्ट मीटर को मापते हैं, वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो वोल्टेज की रीडिंग डायरेक्टली हमको, ठीक है, डिस्प्ले पर दिखाई देगी। ठीक है, हम इसमें डाटा को स्टोर नहीं करते। हम चाहें कि अगर जो हमको रीडिंग दिखाई दे रही है उस रीडिंग को हम स्टोर कर लें, तो हम इस रीडिंग को यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, जब बात करते हैं हम रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले के साथ साथ इसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले प्लस स्टोर भी होगा। ठीक है, तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे हमारा सिस्मोग्राफी हो, भूकंप मापी यंत्र होता है,
ठीक है। इसके अलावा हमारा CRO होता है, आप जानते हैं CRO में क्या करते हैं, हम मेजर भी करते हैं, मेजर करने के साथ में डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में आप देखते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेडिकल के हैं जिसमें हम मेजर करने के बाद डाटा को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, हमारे ये हो गए हमारे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं, तो हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उसमें डाटा की रीडिंग को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सब गुण जिस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है वो होता है हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होता है, वो एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। जैसे आपके सभी के घर में लगा होगा एनर्जी मीटर, ठीक है, जो बिजली मापता है। उसमें आप देखते होंगे रीडिंग को क्या करता है, रीडिंग को स्टोर भी करता है। पहले रीडिंग को मापता है, मापने के बाद वो स्टोर भी करता है और रीडिंग को ऐड भी करता है। तो हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा, हमारा एनर्जी मीटर होता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको ये वाला पेपर में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको बताना रहेगा एनर्जी मीटर। एग्जाम्पल में आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, दे देगा आपको एनर्जी मीटर, ठीक है, PMMC मीटर, मूविंग आयरन मीटर या सिस्मोग्राफ। तो आपको बताना रहेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो एनर्जी मीटर हमारा क्या होता है, वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं हम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की, तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो हमारा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, ठीक है, इसका प्रयोग आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन से हो गए हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा पोटेंशियोमीटर हो गए हैं, क्योंकि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का आजकल प्रयोग बहुत कम होता है, रेयर केस में, ठीक है। हमने रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया। बाकी हम देखते हैं इनकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, इनकी थ्योरी क्या है, इनके बारे में थोड़ा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट, या हिंदी में बोलते हैं उसे सूचक यंत्र, ठीक है। तो सूचक यंत्र क्या होता है, सूचक प्रकार के यंत्र वे यंत्र होते हैं जो मापन की जाने वाली राशि या मात्रा के मापांक को सूचित की सहायता से दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब इंडिकेटिंग के माध्यम से डिस्प्ले पर दर्शाते हैं, ठीक है। तो साधारणतः सूचक के लिए डायल और पॉइंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनरली जो है इंडिकेटिंग के लिए हम डायल या पॉइंटर का प्रयोग करते हैं। जो हमारा डायल होता है, जो हमारा पॉइंटर होता है, वो हम इंडिकेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो साधारण रूप में वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ये सभी क्या आते हैं हमारे, वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिए फिर से। मेन जो एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है, वहाँ एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको बताना रहेगा वहाँ पे अमीटर है, वोल्ट मीटर है और वाट मीटर है। ये सब क्या है हमारे, ये हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग यंत्र की, ठीक है। रिकॉर्डिंग यंत्र में क्या होता है कि ये यंत्र दिए गए समय में मापी जाने वाली राशि के उतार चढ़ाव को ग्राफ पेपर पर लगातार नोट करते हैं। हमने क्या बताया था कि आपको स्टोर भी करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले और स्टोर करेगा कौन सा, हमारा रिकॉर्डिंग टाइप का यंत्र, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग यंत्र के द्वारा विद्युत राशि के मापन में या मान में एक समय अंतराल के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम किसी राशि को माप रहे हैं तो उस राशि के माप में होने वाले जो चेंजेज हैं, जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा रिकॉर्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं, मतलब हम नोट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, जो हमारे रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर होंगे, या रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, तो इस सब के अंतर्गत आते हैं। बाकी मैंने इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल दिए थे वो सभी भी हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों इंटीग्रेटिंग यंत्र की या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र है। तो ये यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाते हैं, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। प्रेक्षण काल के अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट फुल रीडिंग या फुल मान को दर्शाते हैं
उन्हें हम इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। तो हमने बताया था कि इंटीग्रेटिंग यंत्र में क्या होगा, डिस्प्ले भी होगा, ठीक है, डिस्प्ले के साथ साथ स्टोर भी होगा, और स्टोर के साथ साथ आपको रीडिंग ऐड करके मिलेगी। तो ये सभी प्रक्रियाएँ किसमें मिलती हैं, आप देख लीजिए, किलोवाट घंटा है, या घरों के एनर्जी मीटर हैं, या 3 फेज एनर्जी मीटर हैं, या एम्पियर वाट मीटर हैं। ये सब क्या हैं, ये सभी इंटीग्रेटिंग यंत्र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर से हम देख लेते हैं। किलोवाट घंटा ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र है। बात करते हैं घरों के एनर्जी मीटर, जितने घरों में एनर्जी मीटर लगे हो तो सभी क्या हैं, हमारे इंटीग्रेटिंग टाइप के यंत्र हैं। बाकी हम बात करते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर की, ठीक है। इसके अलावा हमारा एम्पियर वाट मीटर, जो हमारा एम्पियर वाट मीटर भी होता है, ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप यंत्र होता है, ठीक है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखिएगा। इंटीग्रेटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी मीटर को याद रखना। अगर बात करेगा इंटीग्रेटिंग यंत्र की तो यह कौन सा होगा हमारा, वो हमारा होगा एनर्जी मीटर, ठीक है। ये सब क्या है, एनर्जी मीटर के टाइप है, ठीक है। आइए हम देखते हैं दोस्तों इसके आगे। बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ टार्क। टार्क क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण की बात करते हैं, हम टार्क की बात करते हैं। तो टार्क हमारा दोस्तों 3 प्रकार का होता है, ठीक है। टार्क कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन से टार्क नहीं है, दे देगा नहीं उसे कौन सा टार्क नहीं है। तो कौन कौन सा रहेगा एग्जाम्पल में आपका, डैम्पिंग टार्क होता है, कंट्रोलिंग टार्क भी होता है, और डिफ्लेक्टिंग टार्क भी होता है। तो टार्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं, डैम्पिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क। ये 3 प्रकार के हमारे टार्क होते हैं। तो बात करते हैं हम डैम्पिंग टार्क की। तो डैम्पिंग टार्क भी हमारा 3 प्रकार का होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, या एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछ लेगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग किसके अंतर्गत आती है। क्या पूछेगा एग्जामिनर कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग किसके अंतर्गत आती है, डैम्पिंग या कंट्रोलिंग टार्क या डिफ्लेक्टिंग टार्क, किसके टार्क के अंतर्गत आती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन टार्क या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग किस टार्क के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना रहेगा सर डैम्पिंग टार्क के अंतर्गत आती है। या आपसे पूछ लेगा कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किसके अंतर्गत आती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग डैम्पिंग टार्क के अंतर्गत आती है। या एडी करंट डैम्पिंग हमारी डैम्पिंग टार्क के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हमने बात किया टार्क की। तो टार्क हमारे 3 प्रकार के हैं, डैम्पिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क भी हमारा 3 प्रकार का है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क की। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क भी हमारा 2 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं, बात कर रहे हैं किसी कंट्रोलिंग टार्क की, ठीक है, क्योंकि एरो देखिए यहाँ निकली हुई। बात करते हैं हम कंट्रोलिंग टार्क की। कंट्रोलिंग टार्क भी हमारा 2 प्रकार का होता है, ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल। हम अब इन्हीं सभी टार्क के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी लेंगे, थोड़ी थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि टार्क से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो आइए हम पहले एक एक टार्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। विक्षेपण बल आघूर्ण, ठीक है, या बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क को हिंदी में बोला जाता है विक्षेपण बल आघूर्ण, ठीक है। तो विक्षेपण बल आघूर्ण जो होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, इसे हम टीडी से प्रदर्शित करते हैं या टीडी से दर्शाया जाता है। इसे ऑपरेटिंग बल आघूर्ण भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है हमारा, वो ऑपरेटिंग टार्क भी होता है, ठीक है। तो यह बल आघूर्ण यंत्र में से गुजरने वाली विद्युत की मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर लगे पॉइंटर को विक्षेपित करता है। जो हमारी कैलिब्रेटेड स्केल होती है, उस पर जो पॉइंटर लगा होता है, उस पॉइंटर को हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करता है, विक्षेपित करता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझते हैं फिगर के माध्यम से, ठीक है। ये क्या दोस्तों, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है। मान चलो क्या हमारा, ये हमारा पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंटर लगा हुआ है और हमारी क्या है, स्केल है, ये हमारी स्केल है और हमारे क्या है, वो पॉइंटर लगे हैं, ठीक है। जब मेरा पॉइंटर होता है, ठीक है, मान चलो मेरा पॉइंटर क्या है, जब 0 स्केल पर पॉइंटर है, जब मेरा पॉइंटर क्या है 0 स्केल पे है, हमको क्या मेजर करनी है, हमको 3 एम्पियर की करंट को मेजर करना है। जब हमको 3 एम्पियर की करंट को मेजर करना है, जब 3 एम्पियर करंट को मेजर करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है
ये पॉइंटर हमारा क्या करेगा कि 0 से 3 के बीच में आएगा। जब 0 से 3 के बीच में आएगा तो क्या करेगा, इसके बीच में एक टार्क लगेगा। जो टार्क लगेगा वो क्या हो गया, वो डिफ्लेक्टिंग टार्क TD होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जब उस पर लगेगा तो क्या करेगा, इस पॉइंटर को विक्षेपित करेगा। जब पॉइंटर विक्षेपित करेगा 0 से लेके 3 पे आ जाएगा। जब 3 पे आ जाएगा तो यहीं पे हमारा क्या लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क दोस्तों हमारा क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा किसी मेजर की जाने वाली राशि, जो हमारी कोई मेजर करने वाली राशि होगी तो उसके समानुपाती होता है। ठीक है, यदि हमको 3 एम्पियर की करंट मेजर करना होगा तो हमको कितना टार्क लगा यहाँ पे, मतलब इसके बीच में जो एंगल बना, ठीक है, मान के चलो हमारा क्या था, ये हमारा था, पॉइंटर पहले 0 पे था, जब हमारा 3 पे आया तो इसके बीच में कुछ एंगल बना, मतलब जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क हुआ इस एंगल के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ, TD प्रोपोर्शनल थीटा। तो जितना एंगल बढ़ेगा उतना मेरा डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हम करंट की मेजर कर रहे हैं तो करंट का, अगर मेरा 0 एम्पियर से 3 एम्पियर बीच में करंट गई तो हमारी करंट कितना आई, 3, तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क कितना हुआ, 3। मतलब हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क इस मापी जाने वाली राशि के समानुपाती होगा, TD प्रोपोर्शनल I। तो हम TD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1I या KI कर सकते हैं। तो TD इक्वल टू हो गया हमारा KI। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए हमने लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। तो इसमें क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है हमारा मेजर्ड क्वांटिटी के समानुपाती होता है। जो हमारी मेजर की जाने वाली राशि होगी उस राशि के समानुपाती होगा। अगर हम करंट मापेंगे तो करंट के समानुपाती होगा, वोल्टेज मापेंगे तो वोल्टेज के समानुपाती होगा, या पावर मेजर करेंगे तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो पावर के मेजर के, ठीक है, समानुपाती होगा। मतलब दोस्तों मेरा पॉइंटर है, जो पॉइंटर की जो स्केल है, अगर हम वोल्टेज मापेंगे 5 ओम का वोल्ट, अगर 5 वोल्टेज मापना होगा हमें 5 वोल्ट का, तो 0 से लेके 5 के बीच में हमारा आएगा। जब हमारी पॉइंटर यहाँ पे आएगी तो यहाँ के बीच में कितना एंगल बना, जो ये एंगल बनेगा उस एंगल के भी समानुपाती होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोलिंग टार्क होता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा गया, इस डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोज में, ठीक है, विरोध में क्या लगता है, TC, जिसे बोलते हैं हम कंट्रोलिंग टार्क। हम बात करेंगे हम कंट्रोलिंग टार्क की, उसे भी अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उसको हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में विक्षेपण वाला गुण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रभाव प्रयोग में लाए जाते हैं। कई इफेक्ट हैं जो कि डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो के माध्यम जो टार्क उत्पन्न होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग किया जाता है, वो वोल्ट मापी व करंट मापी में प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट का। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, ये किस इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है, ये भी वोल्ट मापी में पाया जाता है, धारा मापी में पाया जाता है, वाट मीटर में पाया जाता है, या वाट घंटा मीटर में पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, तीसरे नंबर हमारा क्या है, डायनेमिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट कहाँ पाया जाता है, वाट मीटर में। जो हमारे पावर मेजरमेंट होते हैं, पावर को मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पर हमारा कौन सा डिफ्लेक्टिंग टार्क का इफेक्ट होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हीटिंग इफेक्ट की, तो हीटिंग इफेक्ट हमारा कौन सा होता है, वोल्ट मापी व धारा मापी में हम इस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा केमिकल इफेक्ट है, तो केमिकल इफेक्ट हमारा एम्पियर आवर मीटर में हम केमिकल इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट हमारा केवल वोल्ट मापी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है ओनली वोल्ट मापी में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, इनमें में से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट ओनली वोल्टेज को मेजर करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, वोल्टेज के अलावा वो कुछ नहीं मेजर करता, ना पावर मेजर करता है, ना करंट मेजर करती है। ठीक है, तो मेजर करता है ओनली वोल्टेज, AC और DC दोनों को मेजर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम डैम्पिंग टार्क की। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसे अवमंदन व लागोड़। ठीक है, तो देखिए हिंदी लैंग्वेज दोस्तों की टेक्निकल में जो हिंदी लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ा टफ होती है। बाकी टेक्निकल में इंग्लिश लैंग्वेज ही सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि हमको इन सब चीज़ों को ढूंढने में
इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत मैं ढूंढता हूँ तो एक एक पॉइंट कहीं से आपके लिए ढूंढ के ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि क्योंकि प्रॉब्लम होती है काफ़ी स्टूडेंट्स आज सर हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में लाने के लिए मैं इसलिए प्रयास करता हूँ, इसलिए मेरी जो वीडियो होती है वो अल्टरनेट आती है, ठीक है। क्योंकि पूरा एक एक पॉइंट को ढूंढना थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट को ढूंढना, उसके बाद इसको ऑलरेडी लिखना, फिर लिख के आपको PDF बनाना, फिर कन्वर्ट करना, इस सब पर थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों डैम्पिंग टार्क की, ठीक है। तो डैम्पिंग टार्क या अवमंदन बल आघूर्ण हमारा क्या होता है कि किसी भी उपयंत्र में अवमंदन बल आघूर्ण का बहुत महत्व है, ठीक है। डैम्पिंग बल आघूर्ण का बहुत ही महत्व है। विक्षेप बल आघूर्ण तथा नियंत्रक बल आघूर्ण, ठीक है। हमने अभी कंट्रोलिंग टार्क आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं यहीं पे, ठीक है। मान चलो हमारा क्या है, ये हमारा स्केल है और मेरा ये पॉइंटर है। मेरा पॉइंटर इस स्केल पे आया है। ये पहले कहाँ पे था, पहले मेरा 0 पे था, 0 से यहाँ पे आया, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा मेरा पॉइंटर कहाँ पे आया, इस पोजीशन पे आया। तो इस पोजीशन पे आया, क्या लगा यहाँ पे TD जो कि मेरा डिफ्लेक्टिंग टार्क है, ठीक है। इसके बाद हमारा इधर से एक इस पॉइंटर पे लगेगा क्या, कंट्रोलिंग टार्क, जिसे बोलते हैं TC, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है, इस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग टार्क लगाते हैं। तो देखिए इस साइड में हमारा कंट्रोलिंग टार्क लग रहा है और इस साइड हमारा क्या रहा है, डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है ना वो ऑक्सीलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीलेटर में कंपन करता रहता है, पॉइंटर कंपन करता है या ऑक्सीलेशन करता रहता है। तो उस ऑक्सीलेशन को दूर करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंटर के जो ऑक्सीलेशन होता है, इस ऑक्सीलेशन को हम दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। तो डैम्पिंग टार्क क्या होता है, डैम्पिंग टार्क हमारा ड्यू टू ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन को दूर करने के लिए हम डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको डैम्पिंग टार्क भी समझ में आया होगा और कंट्रोलिंग टार्क भी। तभी हम कंट्रोलिंग टार्क के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं डैम्पिंग टार्क की। तो डैम्पिंग टार्क या अवमंदन बल आघूर्ण की बात कर रहे थे। तो उपयंत्र में अवमंदन बल आघूर्ण का बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो विक्षेपण बल आघूर्ण तथा कंट्रोलिंग बल आघूर्ण यांत्रिक जड़ता के कारण संकेतक, मतलब जो हमारा पॉइंटर होता है, अंतिम विक्षेपण स्थिति में, मतलब विराम स्थिति में आने से पूर्व क्या करता है, वो ऑक्सीलेशन करता है या दोलन करता है, ठीक है। हमने बताया ना कि हमारा पॉइंटर क्या होता है कि वो अपनी स्थिति में नहीं आता, विराम स्थिति में। जब तक विराम स्थिति में नहीं आता, क्योंकि वो क्या करता रहता है, कंपन करता रहता है। उधर से कंट्रोलिंग टार्क लगा होता है उसके विरोध में, उधर डिफ्लेक्टिंग टार्क लगा होता है, एक दूसरे का अपोज करते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। तो क्या होता है, कुछ में कंपन होता रहता है। उसी कंपन को दूर करने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। तो उसे शीघ्र ही अंतिम स्थिति में रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवमंदन बल या अवमंदन आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क के माध्यम से पॉइंटर की ऑक्सीलेशन को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। मेन कार्य है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि निम्न में से डैम्पिंग टार्क का कार्य क्या होता है, तो आपको लिखना रहेगा ऑक्सीलेशन को स्टॉप ऑक्सीलेशन, ठीक है। स्टॉप ऑक्सीलेशन या ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए दोस्तों ये था हमारा क्या, ये मेरा डैम्पिंग टार्क था। अब इसके हम पार्ट के बारे में देखते हैं। हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था 3, ठीक है। एयर डैम्पिंग, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरी हमारी कौन सी थी, तीसरी हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग थी, एडी करंट डैम्पिंग थी, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग थी। ये 3 प्रकार के डैम्पिंग में हमने डैम्पिंग फैक्टर को, मतलब डैम्पिंग टार्क को डिवाइड किया था। तो आइए हम बात करते हैं पहले एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की। तो बात कर रहे हैं किसके, अवमंदन जो होता है हमारा या डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया भी था। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा वायु घर्षण डैम्पिंग या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। तो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के बारे में बात करते हैं। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है कि एक, अभी इसको हम समझाएंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं बस, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि वायु घर्षण अवमंदन एल्युमिनियम पिस्टल या बेन का प्रयोग करती है। तो हमारा वायु घर्षण डैम्पिंग होती है, फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, क्या करती है कि वायु घर्षण डैम्पिंग में एल्युमिनियम पिस्टन का प्रयोग करती है, एल्युमिनियम पिस्टल का प्रयोग करती है, या एक बेन लगा होता है, ठीक है, जो कि मूविंग सिस्टम में वायु चैम्बर के एक सिरे पर जुड़ी होती है।
तो वायु का एक चैम्बर होता है जिसे बोलते हैं ग्लास चैम्बर, ठीक है। तो उसी में क्या होती है, उसी के माध्यम से जुड़ी होती है या लगी हुई होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आइए डिटेल में जानते हैं। ये हमारा क्या है, ये मेरा एक, ठीक है, एयर फ्रिक्शन डंपिंग के लिए ये हमारा क्या है, ये मेरा ग्लास चैम्बर है, ठीक है। ये हमारी क्या है, मेरी स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेरा पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर लगा हुआ। ये हमारी क्या है, मेरी बेन है, जो किसकी बनी होती है, एल्युमिनियम की, अभी आपने देखा था अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब क्या होता है कि जब मेरे को मेजर करना होगा, ठीक है, जब हम मेजर करते हैं बीच में क्या होगी, इसमें एयर भरी हुई है, क्या भरा हुआ है इसमें, एयर भरी हुई है, ठीक है। इसके बीच में क्या है कि एयर है। तो क्या होती है, मेरी ग्लास चैम्बर होती है। तो ग्लास चैम्बर में हमारा एयर होता है, तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कार्य करती है, ठीक है। जब हमको मेजर करना होता है तो मान चलो पॉइंटर मेरा यहाँ था पहले, फिर जब यहाँ से जब इस डायरेक्शन में आएगा, जब यहाँ पे मेजर करना हुआ हमें, जब यहाँ पे मेरा पॉइंटर आया तो क्या करता है कि जो बेन होती है, बेन के माध्यम से क्या करती है, इस पर, इसके अपोजिट, इसके वाल पे क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है, किसका, ग्लास, क्या, वायु का प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो वायु के कारण इसमें क्या होती है, डैम्पिंग उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। तो ये रहा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का सिद्धांत, ठीक है। बाकी दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है, ठीक है, कि हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एवं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप अच्छे से रट लें, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या था, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। हम बात करते हैं एडी करंट डैम्पिंग की। तो एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है कि भंवर धारा द्वारा अवमंदन एक चालक पदार्थ का उपयोग करता है, ठीक है, एक कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग हमारा एडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न होती है, ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये मैग्नेटिक एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अभी इसको हम आगे डिटेल पढ़ाएंगे, पहले आप देखिए थ्योरी, ठीक है। हम थ्योरी समझाते हैं आपको। क्या है कि भंवर धारा डैम्पिंग एक चालक पदार्थ का उपयोग करता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि दोस्तों हम बात करते हैं अब फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, तरल घर्षण अवमंदन। तरल घर्षण अवमंदन को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इस प्रकार के अवमंदन में अवमंदन तेल के जार में एक लाइट बेन डूबी रहती है, मतलब जो बेन होती है वो लाइट वेट की होती है, ठीक है। तो तरल बेन पर अवमंदन बल लगाता रहता है। तो तरल पर जो हमारा बेन होता है, तरल जो होता है बेन पर अवमंदन बल लगाता रहता है। इस अवमंदन में बेन पूर्णतः तेल में डूबी रहती है। तो इस प्रकार के डैम्पिंग में जो हमारी बेन होती है वो बेन पूर्णतः ऑयल में डूबी रहती है। तो इस प्रकार के अवमंदन को केवल ऊर्ध्व स्थिति में उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा एक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो ओनली वर्टिकल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली लगाए जाते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में लगाए जाते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के डैम्पिंग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होती है वहाँ पे प्रयोग की जाती है जो इंस्ट्रूमेंट ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, वर्टिकली लगे होते हैं, वहीं पर प्रयोग किया जाता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का। आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का एक फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रा किया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ज्वेल बेयरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये नीचे भी ज्वेल बेयरिंग है। ये हमारी क्या है, मेरी स्पेंडल लगी हुई है, ठीक है, ये हमारी स्पेंडल लगी हुई है। बाकी ये देखो ये हमारी बेन है। तो हमारी जो बेन है, हमने बताया था कि बेन पूरी क्या होती है, ऑयल होती है, जो द्रव होता है, इस द्रव में
पूरी सी डूबी हुई होती है, फ्लूइड बोलते हैं या ऑयल होता है। तो हमारा जो द्रव होता है, द्रव में क्या होता है, जो बेन होती है हमारी पूर्ण रूप से डूबी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा स्पेंडल है, ये हमारा पॉइंटर लगा हुआ है स्पेंडल पे इधर, और मेरी ये स्केल बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑयल होता है हमेशा क्या करता है, इस बेन पर प्रेशर डालता रहता है। तो इस बेन पर जब प्रेशर डालता रहता है तो डैम्पिंग देता रहता है, तो इसी का हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं अवमंदन डैम्पिंग। ठीक है, बाकी दोस्तों अवमंदन डैम्पिंग में क्या होता है, ज्वेल बेयरिंग लगी होती है। ये ज्वेल बेयरिंग का काम क्या होता है कि हमारे इस प्रकार के दो प्रकार के लासेस होते हैं, टीयर और वियर लासेस। ठीक है, और टीयर और वियर लासेस जो घर्षण के कारण जो लासेस उत्पन्न होती हैं, इन लासेस को कम करने के लिए हम ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, कि टीयर एंड वियर लासेस को कम करने के लिए हम किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या होगा हमारा, वो ज्वेल बेयरिंग होगा। तो ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करके हम टीयर एंड वियर लासेस को कम कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो टार्क टू वेट रेशियो होता है, टार्क टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में जो टार्क टू वेट रेशियो होता है वो हाई होना चाहिए। टार्क अपान वेट इक्वल टू हाई। तो हमारा जो वेट होगा, अगर वेट मेरा अधिक होगा, जब वेट मेरा अधिक होगा तो टार्क हमारा क्या होगा, कम होगा। तो वेट हमको क्या होना चाहिए, वेट हमारा लो होना चाहिए। जब वेट हमारा लो होगा तो टार्क हमारा अधिक होगा। ठीक है, तो वेट टू टार्क रेशियो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो वेट हमारा कम किस कंडीशन में होगा, कि जो हमारी बेन होती है हमारी क्या होती है, वो एल्युमिनियम की बनी होनी चाहिए। ठीक है, हल्के धातु की बनी होगी तो वेट उसका कम होगा। जब वेट उसका कम होगा तो हमारा टार्क अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। बाकी इसमें हमने जो बताया था आपको, वियर एंड टीयर लॉस को कम करने के लिए हम ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हमने जितने लिखे 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तीनों पॉइंट 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ लेता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में टार्क टू वेट रेशियो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, या लो टू हाई होना चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन में क्या होगा कि हाई होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का जो टार्क टू वेट रेशियो होता है क्या होता है, वो हाई होना चाहिए। ये था हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। बाकी इसके बारे में थोड़ा एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट है दोस्तों कि स्पेंडल और बियरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, स्पेंडल मैंने बताया था ना, स्पेंडल लगी होती है और बियरिंग लगी होती है। तो स्पेंडल और बियरिंग के बीच में जो घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण जो एरर होती है, उस एरर के कारण क्या होती है, एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, तो उसी एक्यूरेसी को कम करने के लिए टार्क टू वेट रेशियो क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। इसी एक्यूरेसी को, जो एक्यूरेसी कम होती है, इसी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम टार्क टू जो वेट रेशियो होता है क्या करते हैं, उसको हाई रखते हैं। ठीक है, तो टार्क टू वेट रेशियो को हाई रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेंडल को हम हल्के या कम वेट का बनाते हैं। जब कम वेट का बनाएगा तो घर्षण कम होगा, जब घर्षण कम होगा तो लॉसेस भी कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम टार्क टू वेट रेशियो क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, इसी फ्रिक्शन लॉसेस को कम करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टार्क लो होता है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टार्क लो होता है वहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग टार्क लो होगा वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, बात हुई थी यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट हमारा सिर्फ वोल्ट मापी के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, तो हमने जितने पॉइंट लिखे ये सभी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी पॉइंट याद होने चाहिए। हमने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि मैक्सिमम पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे।
यहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा कम है, ठीक है। मैथमेटिकल में क्या आता है, जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, क्या वो शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए पूछता है। तो शंट रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, RM/M-1। इसी पे एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे बाद में जब आपको वोल्ट मीटर पढ़ाएंगे, क्योंकि सेंट सीरीज और शंट की बात करेंगे तो वहीं पर ही आएगा, ठीक है। सीरीज वोल्ट मीटर की बात करेंगे या शंट वोल्ट मीटर की बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो क्या है इंस्ट्रूमेंट में थ्योरी ही है, तो आपको थ्योरी अच्छी से आनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी आपको एक एक पॉइंट को रखना है। एग्जामिनर आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको थियरी से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको थियरी अच्छी आनी चाहिए, इसीलिए मैंने थियरी आपको लिए ढूंढ कर लाया हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से जहाँ से हमको मिला वहाँ से मैंने ढूंढने का प्रयास किया, वो आपको लाके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बुकें कई हैं, बुकों में मैंने ढूंढा, क्योंकि बुकों में ज़्यादा बहुत अच्छी बुकें नहीं हैं, बाकी और सारी बुकें मेरे पास हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी नया नया यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो अभी सारी बुकें मेरे घर पे भी हैं, तो बुकें जब आएंगी तो और फिर देखा जाएगा आगे। तो अभी के बारे में इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। आपका पेपर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा है, ठीक है। पेपर को अच्छे से देखा है, पेपर को देखने के बाद मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहाँ से उठाया है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन या उसी टाइप के पॉइंट मैं आपके लिए रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो ये 100% नहीं कहता कि आप यही पढ़ के जाइएगा, लेकिन हाँ 99.9% कहता हूँ कि आप इन्हीं पॉइंट को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका UP-RVNL कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बड़े आराम से आप UP-RVNL का एग्ज़ाम पास कर जाओगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। एक दोस्तों ये हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में करते हैं। ये 1 नंबर का पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर में करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पूछेगा एग्जामिनर की गैल्वेनोमीटर में किस प्रकार की डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का प्रयोग हम गैल्वेनोमीटर में करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम दोस्तों बात करते हैं अब कंट्रोलिंग टार्क की। किसकी बात करते हैं, कंट्रोलिंग टार्क की, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इस बालाघोड़ को TC से प्रदर्शित किया जाता है, हमने बताया था इसके पहले भी, कंट्रोलिंग टार्क हमारा TC होता है। तो नियंत्रक बालाघोड़ विक्षेपल बालाघोड़ जो विभिन्न प्रभावों से उत्पन्न होती है को संतुलित या विरोध करती है, ठीक है। क्या होता है हमने बताया था ना, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क को हमारा कंट्रोलिंग टार्क क्या करता है, अपोज करता है या बैलेंस करता है। जब ये दोनों बैलेंस कंडीशन में आ जाते हैं, TD=TC हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंटर होता है वो विराम कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो हमने बताया था विराम कंडीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डैम्पिंग टार्क को भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यही है कि हमारा जो कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं और जब संतुलित स्थिति में आते हैं, जब ये संतुलित स्थिति में आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, TD=TC हो जाता है। तो विरोध करते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को देखिए, संकेतक स्केल पर विरामावस्था में रहता है जहाँ विक्षेपण बालाघोड़ और नियंत्रण बालाघोड़ तुल्य हो जाता है, ठीक है। मतलब जब हमारा TD=TC हो जाता है तो हमारा जो पॉइंटर होता है क्या होता है, विराम स्थिति में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यह नियंत्रण बल आघूर्ण भार या स्प्रिंग द्वारा दिया जाता है। जो हमारा भार लगा होता है या उसमें स्प्रिंग लगी होती है उसके माध्यम से हमारा कंट्रोलिंग टार्क उत्पन्न होता है। तो विक्षेपण बल आघूर्ण हटाने पर यह बल आघूर्ण संकेतक को उपयंत्र की शून्य स्थिति पर ले जाता है, ठीक है। यदि इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं लगा होगा तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो शून्य स्थिति को दर्शाएगा हमेशा। इस चीज़ को याद रखना। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं है, जब डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं होगा तो जो हमारा पॉइंटर होगा वो हमेशा 0 स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ना उसमें कंट्रोलिंग टार्क कुछ कार्य करेगा ना आपका डैम्पिंग टार्क करेगा। तो मेन क्या है हमारा, डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसीलिए बोला गया था कि डिफ्लेक्टिंग टार्क को ऑपरेटिंग टार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग टार्क भी कहा जाता था डिफ्लेक्टिंग टार्क को। बात करते हैं दोस्तों हम कंट्रोलिंग टार्क की। तो कंट्रोलिंग टार्क हमारा 2 प्रकार का होता है,
स्प्रिंग कंट्रोल विधि या ग्रेविटी कंट्रोल विधि, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, ये दो प्रकार के मेथड होते हैं हमारे कंट्रोलिंग टार्क में। तो हम बात करेंगे पहले स्प्रिंग कंट्रोल मेथड की। इसके पहले दोस्तों एक पॉइंट है हमारा, क्या एक कंट्रोलिंग टार्क के लिए है, ठीक है। तो हमने लिखाया था कंट्रोलिंग टार्क में, जब हमारा कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, एट ए बैलेंस कंडीशन में होगा, क्या होगा, टी डी इक्वल टू टी सी होगा, ठीक है। जब टी डी इक्वल टू टी सी होगा तो मैंने वही आपको जो बात बताई थी अभी, वही बात मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे कि यदि कोई डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं लगा होगा, यदि कोई डिफ्लेक्टिंग टार्क नहीं लगा होगा तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो जीरो पोजीशन पर मूव कर जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस पॉइंट को आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। यदि आप भूल जाते हैं तो इस पॉइंट को आप पढ़ लेंगे तो मेरी बताई हुई चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो मैंने ऐसा प्रयास किया दोस्तों कि आपको मैं जो पढ़ाऊँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, उस स्टेटमेंट को भी मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो आप जब उस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने ये चीज़ मुझे बताई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पीडीएफ के लिए मैंने बोला है आपको, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, ठीक है। जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे सभी वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों क्या है कि अभी मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव सीरीज का अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं दिया हूँ। उसका पीडीएफ मैं आपको उस कंडीशन में दूंगा जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, अभी आप वीडियो को देखते रहो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि उसमें जो है एक भी क्वेश्चन के जो पीडीएफ है मेरा, उसमें ऑप्शन टिक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको अभी पीडीएफ दी नहीं है ऑब्जेक्टिव की, लेकिन मैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ दूंगा। 1 से लेकर 64 तक क्लास हो चुकी है, ठीक है। 1 से लेकर 64 तक क्लासें हो चुकी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। यदि आप अभी तक नहीं देखी हैं तो जाके आप देख सकते हैं, और लगभग 1500 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1500 से 1600 क्वेश्चन है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो, ठीक है। आप वही आप पढ़ लोगे, ठीक है। बाकी तो मैं थ्योरी आपको यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ, थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगी। थ्योरी या आप थ्योरी देखने के बाद जाके ऑब्जेक्टिव देखिए, या ऑब्जेक्टिव देख के आइए आप थ्योरी को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो आप जरूर देखें और हर क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास करें, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन रटे रहेंगे तब मैं आपको डेली, जिस दिन एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो एग्ज़ाम डेट आने के बाद मैं आपको डेली एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है। जब एक पीडीएफ मैं आपको डेली दूंगा तो आप उस पीडीएफ को आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हमें कितना क्वेश्चन याद हैं या हम कितने क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से आपकी तैयारी को एहसास होगा कि मेरी तैयारी कैसी है, तैयारी मेरी अच्छी हुई है कि नहीं, क्योंकि उसमें एक भी क्वेश्चन पे आपको टिक नहीं रहेगा। तो आप देखोगे, अगर आप देख कर आंसर सही कर ले जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ नहीं दूंगा, वो ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ आपको उसी टाइम दूंगा जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब। तो इसलिए थ्योरी की सारी थ्योरी की जितनी पीडीएफ है मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाएं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ग्रेविटी कंट्रोल या स्प्रिंग कंट्रोल की, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं क्या, ग्रेविटी कंट्रोल की, ठीक है। तो ग्रेविटी कंट्रोल हमारा क्या होता है कि ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में हमारा होता है कि इसमें हम इसके पॉइंटर पर एक स्मॉल वेट लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भार लगा देते हैं। तो भार लगाने से क्या होता है दोस्तों, बेट की स्पेलिंग देखिए, यहाँ बेट हमने प्रतीक्षा वाला लगा दिया, लेकिन बेट यहाँ होगा BIGHT वाला, ठीक है, ये वाला बेट होगा, ठीक है। हमने बेट यहाँ प्रतीक्षा वाला लगा दिया, जिससे बेट करते हैं वो वाला बेट लगा दिया, ठीक है। तो बेट क्या हो जाएगा यहाँ पर BIGHT होगा, वो वाला बेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, इसके पॉइंटर पर हम एक बेट लगा देते हैं, स्मॉल बेट लगा देते हैं, और इस बेट को बैलेंस करने के लिए भी हम एक बेट लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे है, जो हम पॉइंटर को मेजर करते हैं, जब इसको ग्रेविटी लगेगा, जो ग्रेविटी लगती है, ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण हमारा बेट इधर से उधर जब बढ़ जाता है तो एक दूसरे को बैलेंस करके पॉइंटर हमारा रीडिंग देता है, ठीक है। तो हम मान चलते हैं क्या है कि हमारा जो बेट है इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई हमारी L है, बेट हमारा W है। तो इस पर हमारा जो टार्क लगेगा, कंट्रोलिंग टार्क TC = क्या लगेगा, WL sin थीटा, ठीक है। WL sin थीटा
या हम टी सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। तो टी सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जब हमारा टी सी प्रोपोर्शनल साइन थीटा के है तो हमारी जो स्केल होगी, पॉइंटर की स्केल क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनमें ग्रेविटी कंट्रोल होगा उनमें उसकी जो पॉइंटर की स्केल होगी क्या होगी, नॉन लीनियर होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जब हम आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक इंस्ट्रूमेंट को हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल लीनियर है या किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल नॉन लीनियर है। तो दोस्तों लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है इसको हम समझते हैं, रेखीय और अरेखीय। बात हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट की कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के टर्म में बात करेंगे। बाकी अगर वहाँ हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता था, जो किरचॉफ के लॉ को फॉलो करता है वही हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। तो उसमें क्या होता था कि अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट और वोल्टेज एक समान रेशियो में बढ़ता था, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, वही होता था हमारा क्या, लीनियर होता था। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन में। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, एक मेरा पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये हमारी स्केल है, ठीक है। जो हमारी स्केल लगी है ये स्केल, ठीक है, अगर एक समान स्केल होती हैं तो क्या होगा, वो लीनियर होगा। अगर अनइक्वल स्केल होंगी, ठीक है, इनकी स्केल जो कटी होगी, अगर अनइक्वल स्केल कटी होंगी, ठीक है, मगर जो इनका डिवीजन होगा, डिवीजन का समान नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा नॉन लीनियर स्केल होती है, ठीक है। तो अगर हमको मेजर करना होगा, इस प्रकार का आप समझिए इसे, ठीक है। अगर हमको मेजर करना है, मान चलो कि 5 एम्पियर हमको मेजर करना है, तो हमारी क्या है, इसमें हमारी स्केल समान है तो हमारा जो पॉइंटर जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं इसमें कि हमारी क्या है, इसमें स्केल समान नहीं है, ठीक है। तो हमारी स्केल कटी है, समान नहीं है। जब स्केल हमारी समान नहीं है तो हमारा ये बनेगा, ये हमारा थीटा है। तो क्या होगा, इसके बीच का थीटा कम है, इसके बीच थीटा अधिक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ का एंगल ज़्यादा बन रहा है, यहाँ का एंगल कम बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, स्केल जो होगा हमारा, जो साइन टी सी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा हो गया तो हमारे क्या होगा, इसका स्केल नॉन लीनियर होगी। तो नॉन लीनियर भी आप समझ सकते हो, हमारी जो साइन वेव होती है कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारी कि नॉन लीनियर है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं अभी। तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल का हम प्रयोग जो है वर्टिकली माउंट इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली माउंट होते हैं वहीं पर हम ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्टिकली माउंट इंस्ट्रूमेंट में, जो ऊर्ध्वाधर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वहाँ पे हम ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। बाकी पॉइंटर में एक स्मॉल वेट लगा होता है, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल में बताया था क्या होता है कि उसके पॉइंटर में एक स्मॉल वेट लगा होता है ग्रेविटी कंट्रोल के मेथड में, ठीक है। हम बात करते हैं, हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टार्क टी डी इक्वल टू क्या होता है, K1I, हमने आपको बताया था डिफ्लेक्टिंग टार्क में, ठीक है। हम बताते हैं कि आपको स्केल लीनियर कैसे आती है, वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो टी डी इक्वल टू क्या होती है, K1I होती है। हम जानते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, टी डी इक्वल टू टी सी होता है। हमने अभी आपको बताया था कि बैलेंस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होगा। जब डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होगा तो हम जानते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, K1I होता है, और कंट्रोलिंग टार्क टी सी इक्वल टू WL साइन थीटा K2 होता है। तो हम साइन थीटा हम ज्ञात किए तो K1I अपान K2 WL हो गया। थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स K1I K2 ओमेगा L। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स आ गया, तो इसलिए हमारी स्केल क्या होगी, स्केल हमारी लीनियर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लीनियर नहीं दोस्तों, नॉन लीनियर होगी। स्केल क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, जब इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो किसकी स्केल लीनियर होगी, किसकी स्केल नॉन लीनियर होगी, वो बताएंगे, क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब स्प्रिंग कंट्रोल को। दोस्तों हम बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल की, ठीक है। तो मान चलो कोई मेरी स्प्रिंग है, ये रखी हुई है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के बीच की चौड़ाई कितनी है, T है, ठीक है। लंबाई कितनी है, L है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, B है। तो इसके में जो कंट्रोलिंग टायर लगेगा TC का फार्मूला होगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखें, क्या होगा, EBT क्यूब अपान 12L इंटू थीटा। क्या है,
TC इक्वल टू है EBT³ अपान 12L इंटू थीटा। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल का फार्मूला है। तो TC का जो इसका टार्क लगेगा स्प्रिंग पर, TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBT³ अपान 12L इंटू थीटा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं TC प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के, तो हम लिख सकते हैं TC इक्वल टू के थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों एक क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंग आप जानते हैं स्प्रिंग होती है तो उसमें प्रत्यास्था गुणांक पाई जाती है। ठीक है, आप इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिसिटी को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग में प्रत्यास्था गुणांक पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी है। इसके अलावा बी हमारा क्या है, स्प्रिंग की विड्थ है। ठीक है, हमने बताया था चौड़ाई है स्प्रिंग की। ठीक है, इसके अलावा टी हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की मोटाई है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यल हमारी क्या है, ये स्प्रिंग की लंबाई होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा कंट्रोलिंग टार्क TC हमको ये मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं जब हमारा बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, जब मेरा बैलेंस कंडीशन में होगा तो TD इक्वल टू क्या होता है, TC होता है। हम डिफ्लेक्टिंग टार्क TD को हम जानते हैं कि K1I और TC होता है क्या, अभी निकाले थे हम, के थीटा। तो थीटा प्रोपोर्शनल I की, जब थीटा प्रोपोर्शनल हमारा I की हो गया तो हमारी स्केल कैसी हो जाएगी, स्केल हमारी लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो स्केल हमारी क्या होगी, लीनियर होगी। तो आपको ये याद रखना है जहाँ पे हम स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग करेंगे वहाँ पर स्केल क्या मिलेगी हमको, स्केल वहाँ पर लीनियर मिलेगी। जहाँ पे हम ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग करेंगे वहाँ पर स्केल हमको नॉन लीनियर मिलेगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी जब इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल प्रयोग किया जा रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल लीनियर होगी, किस इंस्ट्रूमेंट की स्केल नॉन लीनियर होगी। दोस्तों आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में अगर हम एक ओवरव्यू देखें, ठीक है, तो जितना एग्जामिनर आपके यहाँ पूछता है लगभग इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी है। हम एक इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम 4 से 6 क्लास और लेके आएंगे इंस्ट्रूमेंट की। तो उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, हम वोल्ट मीटर को पढ़ेंगे, अमीटर को पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर को पढ़ेंगे, वाट मीटर को पढ़ेंगे, PMMC मीटर को पढ़ेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। मतलब 6 से 7 क्लास में हम लगभग आपका इंस्ट्रूमेंट ख़त्म कर देंगे। अभी एग्ज़ाम होने में दोस्तों टाइम है। ठीक है, आप उसके लिए परेशान न रहें कि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम होने में टाइम है। जहाँ तक है एग्ज़ाम अभी अगस्त के मिडिल में या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास पूरा जुलाई है। ठीक है, आप और चीज़ पढ़ते रहें। ठीक है, जो आपका नॉन टेक का पोर्शन है, ठीक है, नॉन टेक का सिलेबस मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो अगर आपको अभी आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, टेलीग्राम पे हम डाल रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, नॉन टेक का सिलेबस भी है। रीजनिंग पूछता है, सिंपल से रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल भी और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा सिलेबस अच्छे से। ठीक है, आप एक चीज़ हिंदी पूछता है दोस्तों, हिंदी भी आप पढ़िए। ठीक है, तो नॉन टेक आपका जो 50 नंबर नॉन टेक का है, ठीक है, आप उस 50 नंबर का नॉन टेक को अपना कवर कीजिए। इसके अलावा हम टेक्निकल में आपको अच्छे से कवर करा देंगे। टेक्निकल में आप 100 में, ठीक है, सॉरी दोस्तों 150 का टेक्निकल हमारा 150 का है। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे दोस्तों तो आप बड़े आराम से, ठीक है, 100+ नंबर ला सकते हो टेक्निकल में। बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप हर चीज़ को अच्छे से, जैसे हमको पढ़ाते चल रहे हो पढ़ते चलिए, आप 100+ बड़े आराम से ला सकते हो। अगर उधर 50 में, ठीक है, आप 50 में आप 25 से 30 नंबर भी ला ले रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप बड़े आराम से 120 से लेके 130 नंबर तक ला लोगे। और पिछली बार की मेरिट बहुत कम गई थी, आप जानते ही हो। मैंने ऑलरेडी मेरिट की वीडियो बना रखा है, चैनल पड़ी हुई, आप देख लीजिएगा कितनी मेरिट गई है। हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ 100 से कम ही थी पिछली बार की यूनिट मेरिट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।